तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शुंग वंश को। ठीक है, तो बने रहे लास्ट तक हमारी इस वीडियो में। तो हमारा मगध महाजनपद चल रहा था। ठीक है, और मगध महाजनपद पे 7 राजवंशों का शासन था कुल। तो 7 राजवंशों में से हमने 4 राजवंशों को देख लिया है, जिसमें पहला जो राजवंश था वो था हर्यंक वंश। फिर दूसरा राजवंश था हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद वाले जो हमारा साम्राज्य था वो था नंद वंश, और नंद वंश के बाद हमने देखा था जो मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश को देख लिया था। तो मौर्य वंश के बाद जो वंश आता है उसका नाम है शुंग वंश। तो आज की इस वीडियो में हम शुंग वंश के बारे में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश का जो शासनकाल है वो 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, इनका शासनकाल। और शुंग वंश ने मगध पे कुल 112 वर्षों तक शासन किया। फिर चलिए देख लेते हैं शुंग वंश के संस्थापक कौन है। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो इस वंश के प्रथम शासक थे। यानी कि शुंग वंश के प्रथम संस्थापक और शासक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, यहाँ पे मगध होगा। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। यानी कि जो शुंग वंश है वह मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। फिर जो नेक्स्ट है वो है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। और जो विदिशा है उसका पुराना नाम बेसनगर था। ठीक है, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी किसको बनाया, तो पाटलिपुत्र को, और दूसरी राजधानी बना दिया विदिशा को। और विदिशा का ही जो पुराना नाम था वो बेसनगर था। फिर है कि पुष्यमित्र शुंग ने एक कट्टर ब्राह्मण था। यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो एक कट्टर ब्राह्मण था। यह 36 वर्षों तक शासन किया। यानी कि ये जो है पुष्यमित्र शुंग ये कितने वर्षों तक शासन करते हैं, तो कुल 36 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इस वंश का शासन 112 वर्षों तक चला। तो इस वंश जो शुंग वंश है, तो नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत से बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त कर दिया था। यानी कि उन्हें गिरा दिया था, उन्हें तोड़ दिया था। ठीक है, यही कारण है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्तूपों और मठों को गिरा दिया था, तोड़ दिया था। इसी कारण से पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म के विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण दिव्य वदान से प्राप्त होता है। इसका जो प्रमाण है एक पुस्तक है दिव्य वदान, उससे प्राप्त होता है। हालांकि इसके काल में, यहाँ पे काल होगा। ठीक है, इसके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ। ठीक है, यानी कि इसको पुष्यमित्र शुंग को विरोधी तो माना जाता है बौद्ध धर्म का, लेकिन इसी के काल में बहुत सारे बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ था। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरहुत स्तूप का आकार दुगना करवाया गया था। यानी कि इन्हीं के शासन काल में अशोक के द्वारा निर्मित किया गया सांची स्तूप एवं भरहुत स्तूप को के जो आकार थे उसको और ज़्यादा आकार में बढ़ाया गया था, यानी कि दुगना करा दिया गया था। वर्तमान में सांची स्तूप का जो स्वरूप है वह पुष्यमित्र शुंग के काल का ही देन है। और जो वर्तमान में हम सांची स्तूप को देखते हैं उसका जो स्वरूप है वो इन्हीं ने बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। तो अगला है कि पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पे गलत टाइपिंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि भरहुत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का। यानी कि जो मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है और भरहुत स्तूप है, तो सांची स्तूप को तांबे का करवाया, यानी कि उनके खिड़कियों को कैसा बनवा दिया, तो तांबे की। और भरहुत स्तूप की खिड़कियों को कैसा, तो पत्थर की बनाया। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। यानी कि बौद्ध पुस्तक है जातक, उसकी रचना हुई पुष्यमित्र शुंग के समयकालीन में ही।
पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। इसके काल में, यहाँ पे काल होगा, इसके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे। यानी कि जब पुष्यमित्र शुंग का शासन काल था तो उसी काल में 2 युद्ध हुए थे। उस युद्ध का नाम है, एक तो हुआ विदर्भ युद्ध, ठीक है, और दूसरा हुआ यवन आक्रमणकारी का युद्ध है। फिर नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं कि विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के लिए युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें अग्निमित्र विजय हुए। इसकी जानकारी कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र से मिलती है। यानी कि विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा था, कहाँ, विदर्भ में, ठीक है, और उसी का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजी, और जिसमें अग्निमित्र क्या हुआ, तो विजय हो गए। तो इसी की जानकारी जो है वो कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्र, उसी में मिलती है। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। यानी कि मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है, तो कालिदास की, और इस पुस्तक में किसकी चर्चा है, तो मालविका। तो नेक्स्ट है कि इसके समय, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय में, ठीक है, 2 यवन और विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 यवन आक्रमण हुए थे, और उस यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के साथ मिलकर उसे विफल कर दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पहले आक्रमण का नेतृत्व जो है वो डेमेट्रियस ने किया था। यानी कि पहला जो आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो डेमेट्रियस ने किया था। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर ने किया था, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मिलिंद के बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यानी कि मिलिंद को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया, ठीक है, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और मिलिंद जो है, यानी कि मिनांडर, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए, और ये दोनों आक्रमण जब हुए थे, यवन आक्रमण, तो उस यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग ने उस विदेशी आक्रमण को असफल किया था और खुद विजय प्राप्त की थी। और इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कितने अश्वमेध, तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अपने राजधानी पाटलिपुत्र को, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र को बदलकर क्या कर दिया, तो विदिशा को बना दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि कलिंग नरेश खारवेल, यानी कि जो कलिंग के नरेश थे खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। और तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था, तो कलिंग के नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश में कुल 10 शासक थे। यानी कि शुंग वंश में टोटल कितने शासक हुए थे, तो टोटल 10 शासक हुए थे शुंग वंश में। पहला शासक तो पुष्यमित्र शुंग था, और दूसरा शासक यहाँ पे नया नहीं होगा, ठीक है, दूसरा शासक भागभद्र था, ठीक है, दूसरा शासक भागभद्र, और 10वां शासक देवभूति थे। तो 3 शासकों को याद रखना है। पहला जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, पहला शासक, दूसरा भागभद्र है जो दूसरा शासक है, और 10वां शासक को याद रखना है देवभूति को। इस वंश के शासक भागभद्र, यानी कि इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोटस आया था। तो यह प्रश्न बनता है कि हेलियोडोटस किस शासक के दरबार में आया था, तो भागभद्र के दरबार में आया था, जो भागवत धर्म अपना लिया। और जो हेलियोडोटस है वो भागवत धर्म से काफ़ी प्रभावित हुआ और भागवत धर्म को अपना लिया।
फिर जो नेक्स्ट है वो है कि इस वंश के 10वें और अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव द्वारा कर दी गई और शुंग वंश के स्थान पर कौरव की स्थापना हुई। और जो लास्ट में होता है कि 10वां शासक जो होते हैं देवभूति, उनकी हत्या की जाती है इन्हीं के मंत्रियों द्वारा। ठीक है, इन्हीं के मंत्री द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। उस मंत्री का नाम होता है वासुदेव, और वासुदेव द्वारा इनकी हत्या हो जाती है और जो शुंग वंश था उसके स्थान पर कौरव वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो शुंग वंश में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा शुंग वंश के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कौरव वंश को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।